चलिए, सो गुड इवनिंग टू ऑल, वेलकम टू यू ऑल इन किरोशा नर्सिंग एकेडमी। किरोशा नर्सिंग एकेडमी के इस डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीएचओ के पर्पज से भी और नॉट सेट के हिसाब से भी। सीएचओ दोनों के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब्जेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप आंसर पुट करेंगे जल्दी से। व्हाट इज द करेक्ट वन? फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए, सबको गुड इवनिंग। क्लास स्टार्ट हो गई है और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आउटब्रेक ऑफ डिजीज इन बर्ड पॉपुलेशन इज। ऑप्शन ए है एपिडेमिक, ऑप्शन बी है एंडेमिक, ऑप्शन सी है जूनोसिस एंड ऑप्शन डी है एपोर्निथिक। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? जल्दी से आंसर पुट करेंगे। व्हाट इज द करेक्ट वन? क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे ताकि जो नहीं जुड़ पा रहे वो भी जुड़ जाएं। चलिए आंसर पुट करेंगे सभी। व्हाट इज द करेक्ट वन? जल्दी से आंसर पुट करेंगे, क्या आंसर होगा इसका? सीएचओ के हिसाब से कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि वो एग्जाम ही कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का है, इसलिए तो आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को जोड़िए ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके। चलिए आंसर पुट करेंगे इसका। व्हाट इज द करेक्ट वन? आउटब्रेक ऑफ डिजीज इन बर्ड पॉपुलेशन इज। कोमल डी, कपिल पाटीदार डी, दीपाली डी, निकिता जैन सी। सभी आंसर पुट करेंगे। व्हाट इज द करेक्ट वन? चलिए आंसर आया है तो इसका ये आउटब्रेक ऑफ डिजीज इन बर्ड पॉपुलेशन, तो इसका मतलब होता है एपोर्निथिक होता है। इसका मतलब जूनोसिस जो रिलेटेड है, रिलेटेड टू एनिमल, ठीक है, एनिमल से रिलेटेड रिलेशन होता है इसका। उसके बाद बात करते हैं एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब होता है किसी भी डिजीज का सडन आउटब्रेक जब होता है उसको हम बोलते हैं एपिडेमिक, ठीक है, सडन आउटब्रेक। ये वर्ड आपको वहां पे मिलेगा, सडन आउटब्रेक। इसका मतलब होता है कि किसी भी डिजीज, कोई भी डिजीज जो होती है वो अचानक से अगर आ जाती है, अचानक से फैलना स्टार्ट कर देती है तो उसको हम बोलेंगे एपिडेमिक। देन आता है एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के अंदर, ठीक है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है जो आपको वहां पे मिलेंगे, पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है। पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के अंदर आपको कोई डिजीज फाइंड आउट होती है, उसको क्या बोलते हैं हम? एंडेमिक बोलते हैं। और पेंडेमिक का मतलब होता है, एक और वर्ड आता है जिसका मतलब होता है पेंडेमिक, और पेंडेमिक का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड। कोई भी डिजीज है वर्ल्ड टू वर्ल्ड अगर फैल रही है, वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो रही है, उसका मतलब होता है, उसको बोलते हैं हम पेंडेमिक बोलते हैं। क्लियर है सबको? तो ये टर्म आपको याद रखनी है, एपिडेमिक यानी कि सडनली किसी डिजीज का आउटब्रेक होना। उसके बाद आता है एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के अंदर उस डिजीज का फैलना जो होता है वो होता है एंडेमिक। जूनोसिस रिलेटेड टू एनिमल। एपोर्निथिक जो होता है आउटब्रेक ऑफ डिजीज इन अ बर्ड पॉपुलेशन जो होता है उसको बोलते हैं एपोर्निथिक। और पेंडेमिक जो होता है वर्ल्ड टू वर्ल्ड यानी कि वर्ल्ड वाइड, जैसे कोरोना अभी आया था तो कोरोना जो होता है वो पेंडेमिक, एक पेंडेमिक कंडीशन है जो कि वर्ल्ड टू वर्ल्ड फैल चुका था। क्लियर है सबको? तो ये इंपॉर्टेंट है, कुछ जो टर्म्स है वो आपको याद रखनी है। अगला जो सवाल है वो आपके सामने है, आप आंसर पुट करेंगे। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हैं वो इस क्लास का फायदा उठा सके। तो क्वेश्चन है, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिकन पॉक्स। ए है 12 to 14 days, बी है 10 to 14 days, सी is 14 to 16 days and D is 14 to 18 days. What is the correct answer? Incubation period of chicken pox. जल्दी से आंसर पुट करेंगे। बराड़ ए, ओके, सभी आंसर पुट करेंगे। चिकन पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? जल्दी से सभी आंसर पुट करेंगे। व्हाट इज द करेक्ट वन?
शिल्पा बी, कपिल पाटीदार सी, पुट इट राइट आंसर। दीपाली बी, किरण पटेल ए, कीरत बी, सभी आंसर देंगे जितने भी क्लास को वॉच कर रहे हैं। हितेश रावत बी, कोमल बी। चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, 12 to 16 डेज जो होता है वो चिकन पॉक्स का क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, और ये चिकन पॉक्स जो होता है वो किसके द्वारा फैलता है, तो वेरिसोला जोस्टर, वेरिसेला जोस्टर, इसके द्वारा फैलता है। कौन सा, चिकन पॉक्स जो होता है वो वेरिसोला जोस्टर के थ्रू फैलता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो कौन सा होता है, 12 to 14 डेज, इसका 14 to 16 डेज जो होता है वो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। दूसरी बात है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि चिकन पॉक्स जो होता है उसके अंदर मैक्यूल, पेप्यूल्स, ये सारी कंडीशन हमें देखने को मिलती है, रैशेज हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको एग्जाम में पूछे कि चिकन पॉक्स का फर्स्ट साइन क्या होता है, क्या पूछे, फर्स्ट साइन ऑफ चिकन पॉक्स, फर्स्ट साइन ऑफ चिकन पॉक्स, तो इसका आंसर होता है रेशेज। जो रेशेज बनते हैं वो होता है फर्स्ट साइन ऑफ चिकन पॉक्स। ये बात आपको याद रखनी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट रेशेज अपीयर कहां पे होते हैं, तो फर्स्ट रेशेज जो होते हैं, फर्स्ट रेशेज अपीयर ऑन ट्रंक। जो ट्रंक एरिया होता है वहां पे सबसे ज्यादा, सबसे पहले जो रेशेस होते हैं वो अपीरियर होते हैं ट्रंक के पोर्शन पे, देन होते हैं फेस के ऊपर, उसके बाद सेंट्रीपेडल एरिया के अंदर, यानी कि जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि माउथ के ऊपर, उसके बाद ट्रंक के ऊपर, इस एरिया के अंदर क्या होता है, जो रेशेस होते हैं वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं किसके अंदर, चिकन पॉक्स के अंदर। सबसे पहले ट्रंक के अंदर अपीरियर होते हैं, देन फेस के अंदर अपीरियर होते हैं, और सेंट्रीपेडल, सेंट्रल बॉडी के सेंट्रल पार्ट के अंदर ये जो रेशेस रहते हैं वो ज्यादा देखने को मिलते हैं। क्लियर है। उसके बाद इसके अंदर एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं प्लियोमॉर्फिज्म। प्लियोमॉर्फिज्म ये भी रिलेशन रखती है किससे, चिकन पॉक्स से। यानी कि जितने भी रेशेस के टाइप हैं वो रेशेस सारे एक ही टाइम पे अगर अपीयर हो जाएं, मतलब कि जितने भी रेशेस इसके अंदर पाए जाते हैं वो सारे एक समय पे एक ही टाइम पे अगर देखने को मिले तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लियोमॉर्फिज्म। ये टर्म इंपॉर्टेंट है, ये चिकन पॉक्स से रिलेशन रखती है। और इसके अंदर जो रेशेस बनते हैं वो बनते हैं मैक्यूल, पेप्यूल, वेसिकल, क्रस्ट और स्कैप। ठीक है, इस कंडीशन में इस तरह से हमको देखने को मिलते हैं, मैक्यूल, पेप्यूल, वेसिकल, क्रस्ट और स्कैप के फॉर्म में हमको देखने को मिलते हैं। क्लियर है। तो ये जो कुछ चीजें हैं वो आपको याद रखनी है। प्लियोमॉर्फिज्म का जो अर्थ, मतलब क्या होता है, ये कई बार एग्जाम में पूछ चुके हैं। तो जितने भी रेशेस जो होते हैं वो एक ही टाइम पे अगर हमको देखने को मिलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लियोमॉर्फिज्म, जो चिकन पॉक्स के अंदर देखा जाता है। क्लियर है। और चिकन पॉक्स का जो वायरस होता है उसका लेट कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, लेकिन जो मतलब स्टार्टिंग में जब चिकन पॉक्स आपको हो गया उसके बाद चिकन पॉक्स का वायरस जो होता है वो हमेशा हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहता है। क्लियर है। लेकिन लेटर ऑन जैसे ही एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे अगर ये वापस से एक्टिवेट हो जाता है ये वायरस, क्लियर है, तो ये कॉज करता है हर्पीस जोस्टर को। किसको, जिसको शिंगल भी बोलते हैं, हर्पीस जोस्टर को कॉज करता है ये वायरस। ठीक है, हर्पीस जोस्टर कॉज करता है जिसको हम शिंगल भी बोलते हैं। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। ये लेटर ऑन इसका कॉम्प्लिकेशन होता है कि ये हर्पीस जोस्टर कॉज करता है, कौन सा, ये वायरस जो होता है वो लेटर ऑन जैसे जैसे एज बढ़ती है वापस अगर एक्टिवेट हो जाता है तो ये चीज कॉज करता है। ये भी एग्जाम में पहले पूछ चुके हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखनी है रिलेटेड टू चिकन पॉक्स। तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है।
आप आंसर पुट करेंगे व्हाट इज द करेक्ट आंसर। चलिए, तो अगला जो क्वेश्चन है वो है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर बैक्टीरिसाइडल ड्रग एक्सेप्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आप ऑप्शन है रिफाम्बिसिन, बी है आइसोनियाजाइड, सी है इथाम्ब्यूटोल एंड डी इज पायरेजिनामाइड। व्हाट इज द करेक्ट आंसर। कौन सी ड्रग है जो कि बैक्टीरिसाइडल ड्रग इनमें से नहीं है, ये पूछ रहे हैं सवाल के अंदर। तो आप जल्दी से आंसर पुट करेंगे व्हाट इज द करेक्ट आंसर। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लास को लाइक जरूर करें और न्यू है तो सब्सक्राइब करें और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जो है वो हमारी क्लास से जुड़ सकें। चलिए आंसर पुट करेंगे सभी। यामिनी व्यास सी, निकिता जैन सी, बराड इथाम्ब्यूटोल ओके, ज्योत्सना बी, कपिल पाटीदार सी, हितेश रावत सी, दीपाली सी, सभी आंसर पुट करेंगे। शिल्पा ए, कीरत सी, विकास सांखला सी, रुशाली डी, रुपिंदर चाहल सी। चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर बैक्टीरिसाइडल ड्रग एक्सेप्ट, तो जो ये इथाम्ब्यूटोल होती हैं ये होती हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। कौन सी होती हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग होती हैं ये। कौन सी, इथाम्ब्यूटोल जो होती हैं, और ये कॉज करती हैं ऑप्टिक न्यूराइटिस। क्या कॉज करती है, इसका साइड इफेक्ट होता है ऑप्टिक न्यूराइटिस कॉज करती है। कौन सी, ये बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है ये, और ये ऑप्टिक न्यूराइटिस कॉज करती है। क्लियर, इतना याद रखना है इसके बारे में। उसके बाद बात करते हैं हम रिफाम्बिसिन। ये मोस्ट यूजफुल ड्रग है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ये टीबी के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस होती है ये। और रिफाम्बिसिन का जो साइड इफेक्ट होता है ये होता है रेड ऑरेंज कलर यूरिन। क्या होता है, रेड ऑरेंज कलर यूरिन देखने को मिलता है। ठीक है, सिक्रीशन को ये इसको कलर दे देती है रेड और ऑरेंज कलर, ये आपको याद रखना है। क्लियर है सबको। उसके बाद बात करते हैं आइसोनियाजाइड। आइसोनियाजाइड जो ड्रग होती है मोस्ट टॉक्सिक ड्रग इसको बोलते हैं, मोस्ट टॉक्सिक ड्रग होती है ये। किसके अंदर, एटीटी ड्रग के अंदर, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के अंदर मोस्ट टॉक्सिक ड्रग होती हैं ये, और ये कॉज करती हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ठीक है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी कॉज करती है। और उसके बाद इसके अंदर याद रखना है कि जब भी हम एटीटी के अंदर आइसोनियाजाइड ड्रग देते हैं इसीलिए हमें न्यूराइटिस या न्यूरोपैथी कॉज करती है। इसीलिए हमें किसी भी जो भी जिस पर्सन को हम एटीटी ड्रग दे रहे हैं उसमें आइसोनियाजाइड दे रहे हैं तो विटामिन B6 की कमी होने के चांसेस होते हैं, तो इसके साथ साथ हमें विटामिन B6 भी देनी होती है। क्लियर है, ये चीज आपको याद रखनी है एटीटी के अंदर आइसोनियाजाइड के बारे में। उसके बाद बात करते हैं पायरेजिनामाइड। पायरेजिनामाइड भी बैक्टीरियोसाइडल ड्रग होती है और ये हेपेटोटॉक्सिसिटी करती है, हेपेटोटॉक्सिक ड्रग होती है ये। कौन सी ड्रग होती है ये, हेपेटोटॉक्सिसिटी करती है, हेपेटोटॉक्सिक ड्रग होती है। कौन सी, पायरेजिनामाइड। क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन ये जो ऑटोटॉक्सिसिटी करती है ये जो ड्रग होती है वो क्या करती है, ऑटोटॉक्सिसिटी करती है। ये 8th क्रेनियल नर्व को डैमेज करती है। क्या करती है, 8th क्रेनियल नर्व जो होती हैं उसको डैमेज करने का काम करती है। कौन सी ड्रग, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, तो ये एटीटी ड्रग है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस जो ड्रग है वो। तो रिफाम्बिसिन, आइसोनियाजाइड, इथाम्ब्यूटोल, पायरेजिनामाइड एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन को IM भी लगाया जाता है, ये बात आप याद रखें। और इथाम्ब्यूटोल जो ड्रग है ये एकमात्र ड्रग है जो बैक्टीरियोस्टैटिक यानी कि ग्रोथ, जो बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं उनको स्टॉप करने का काम करती है, और बाकी जो ड्रग है वो सारी
बैक्टीरियोसाइडल ड्रग होती है। एग्जाम में इनमें से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, इसके साइड इफेक्ट याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आप आंसर पुट करेंगे। तो क्वेश्चन इज द वैक्सीन दैट लीव परमानेंट स्कार इन द बेबीज इज, ए है मीजल्स, बी पेंटावेलेंट, सी डीपीटी एंड डी है बीसीजी। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? जल्दी से आंसर पुट करेंगे, क्या आंसर होगा इसका? हाँ, वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व को डैमेज करती है स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसीलिए ये है ना डीफनेस पैदा करती है बच्चे के अंदर। चलिए, इसका आंसर पुट करेंगे। कपिल पाटीदार डी, बराड़ बीसीजी, विकास सांखला डी, रुपिंदर कौर डी, हितेश डी। चलिए, सबका आंसर डी आ रहा है, बहुत ही अच्छा जवाब है, सबको पता होना चाहिए तो कि बीसीजी जो होती हैं वो परमानेंट स्कार डेवलप करती हैं बेबी के अंदर। और ये बीसीजी वैक्सीन जो होती हैं वो क्यों लगाई जाती हैं? टीबी से प्रिवेंशन के लिए लगाई जाती हैं, ट्यूबरकुलोसिस से प्रिवेंशन के लिए लगाई जाती हैं। एट बर्थ इसको देते हैं, इसका डोज जो होता है 0.05 mg इसको दिया जाता है। इसका डोज जो रहता है वो लेफ्ट अपर आर्म में लगाया जाता है। इसको कहाँ लगाया जाता है? लेफ्ट अपर आर्म के अंदर। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है बीसीजी की। और बीसीजी को डाइल्यूट किस में करते हैं? तो बीसीजी जो होता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि हम एटलीस्ट, अब तो 4 मंथ हो गया है, 4 मंथ तक हम बेबी जो होते हैं उनको कभी भी हम एक्स्ट्रा जो भी माँ के दूध के अलावा और कोई चीज बाहर का पानी भी नहीं देना चाहिए, ऐसा बोलते हैं, ऐसा होना चाहिए। तो इसलिए इसके हिसाब से आपको याद रखते हैं, याद रखने का तरीका है कि बीसीजी हम देते हैं 8 बर्थ, तो 8 बर्थ हमें बाहर का कुछ नहीं देना है, लेकिन हम नॉर्मल सलाइन जो होता है वो हम दे सकते हैं। तो बीसीजी जो डाइल्यूट करते हैं वो किसके अंदर करते हैं? नॉर्मल सलाइन के अंदर हम बीसीजी को डाइल्यूट करते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एनएस के अंदर डाइल्यूट करते हैं किसको? ये बीसीजी वैक्सीन को। क्लियर है सबको? चलिए, बाकी मीजल्स, पेंटावेलेंट, डीपीटी, हेपेटाइटिस बी ये इसके अंदर आता है। उसके बाद डिप्टेरिया पर्टुसिस और बीसीजी। एक ये बीसीजी जो होती है वो लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है, वो हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए बीसीजी जो होती है वो स्कार डेवलप करती है। क्लियर है सबको? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है वो आपके सामने है, आप आंसर पुट करेंगे जल्दी से। तो क्वेश्चन इज, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर ऑफ, ए है 1974, बी है 1978, सी है 1985, डी इज 1992। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? जल्दी से आंसर पुट करेंगे, व्हाट इज द करेक्ट वन? जल्दी से आंसर पुट करेंगे। हितेश रावत सी, कपिल पाटीदार सी, किरण पटेल बी, बराड़ 1985, ओके, रुपिंदर कौर सी, वृशाली सी, निकिता जैन सी, यामिनी व्यास सी, हितेश रावत 1985, ज्योत्सना ए, कोमल सी, कोमल सी, कीरत सी। क्लास को जितने भी लोग देख रहे हैं, आप अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप लाइक जरूर कर सकते हैं। चलिए, तो आंसर दिया है जिन्होंने भी सी आंसर दिया, बिल्कुल सही जवाब दिया। 1985 के अंदर हुआ था, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 1985 के अंदर। क्लियर है सबको? तो ये बात आपको याद रखनी है। और 1985 के अंदर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में एक और चीज हुई थी जिसमें मीजल्स को ऐड किया गया था। 1985 में मीजल्स को ऐड किया गया था और टाइफॉइड को हटा दिया गया था। ठीक है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर टाइफॉइड को क्या किया था? हटा दिया गया था और मीजल्स को ऐड किया था 1985 के बाद में, जब यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आया उसके बाद के, उसके अंतर्गत। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। डी है कोलेरा, सी टाइफॉइड एंड डी है गैस्ट्राइटिस। व्हाट इज द करेक्ट वन? पी सूप डायरिया।
जल्दी से आंसर पुट करेंगे। पी सूप डायरिया इज अ फीचर ऑफ, बराड़, थैंक यू, वेलकम। जो भी स्टूडेंट इस क्लास के अंदर नए हैं उन सभी का स्वागत है। और आपको अगर डिटेल अगर क्लासेस वगैरह चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए सीएचओ के लिए, नॉर्सेट के लिए, तो आप हमारा जो ऐप है किरोशा नर्सिंग एकेडमी का वो डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको सारी चीजें अवेलेबल हैं। और अपने फ्रेंड सर्कल तक भी जरूर पहुंचाएं इसको। चलिए, पी सूप डायरिया क्वेश्चन, अच्छा ठीक है। कीरत सी, निकिता जैन सी, कोमल सी, कपिल पाटीदार सी, रुपिंदर कौर सी, विकास सांखला सी, रुपिंदर चाहल सी, वृशाली सी। चलिए सभी आंसर पुट करेंगे। तो सबने आंसर पुट करिए। टाइफॉइड, तो टाइफॉइड करेक्ट आंसर है। पी सूप डायरिया जो होता है वो टाइफॉइड के अंदर देखने को मिलता है। और राइस वाटर स्टूल आपने सुना होगा वो होता है कॉलेरा के अंदर। राइस वाटर स्टूल किसके अंदर होता है? कॉलेरा के अंदर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको याद रखना है। क्लियर है सबको? चलिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज मोस्ट सेंसिटिव टू हीट? ऑप्शन है पर्ट्यूसिस वैक्सीन, बी है टाइफॉइड वैक्सीन, सी है पोलियो वैक्सीन एंड डी है बीसीजी वैक्सीन। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? जल्दी से आंसर पुट करेंगे। मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी होती है? शिखा चौहान सी, पप्पू प्रजापत सी, श्रवण डी, रुपिंदर कौर सी, कपिल पाटीदार सी, रियल लाइफ सुपरस्टार सी, कोमल सी, दीपाली सी, पोलियो, वृशाली सी, केशव प्रतीक सी, किरण पटेल सी, हितेश रावत पोलियो, बराड़ पोलियो, रुपिंदर चाहल सी, श्रवण वीरा सी, पोलियो वैक्सीन विकास सांखला सी। चलिए, सभी का जवाब बिल्कुल सही है। मोस्ट हीट सेंसिटिव जो वैक्सीन रहेगी वो कौन सी रहेगी? पोलियो वैक्सीन जो रहेगी ओपीवी वो कौन सी रहेगी? मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन रहेगी। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, ये सी जो एग्जाम्स के हिसाब से बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आप आंसर पुट करेंगे जल्दी से। चलिए, तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज रिकमेंडेड फॉर प्रिवेंशन ऑफ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV इंफेक्शन? ए है टोमोक्सिफेन सिट्रेट, बी है इंडनावीर, सी है डिडनिसोन, डी है नेविरापाइन। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? जल्दी से आंसर पुट करेंगे सभी। आपको कम्युनिटी हेल्थ से रिलेटेड डिटेल अगर पढ़ना चाहते हैं आप, तो किरोशा नर्सिंग एकेडमी की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको सभी चीजें डिटेल के अंदर अवेलेबल मिलेंगी, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो। चलिए आंसर पुट करेंगे। विकास सांखला सी, पप्पू प्रजापत डी, शिखा डी, कोमल डी, रुपिंदर कौर डी, कपिल पाटीदार डी, वृशाली डी, दीपाली डी, हितेश रावत डी, किरण पटेल डी। सभी आंसर पुट करेंगे। जितने भी क्लास को देख रहे हैं लाइक जरूर करें क्लास को। रुपिंदर चाहल ए। चलिए, तो इसके अंदर पूछा गया है कि मदर टू चाइल्ड के अंदर ट्रांसमिशन से रोकने के लिए कौन सी ड्रग रिकमेंडेड करते हैं? तो नेविरापाइन जो ड्रग होती है वो इसके अंदर दी जाती है। लेबर के टाइम पे मदर को देते हैं, ठीक है, सिंगल डोज दिया जाता है, ठीक है, 200 mg के हिसाब से देते हैं, मदर को देते हैं, सिंगल डोज देते हैं। उसके बाद बेबी को भी देते हैं,
2 mg पर kg के हिसाब से, ठीक है। ये आपको याद रखना है। मदर को सिंगल डोज देते हैं, बेबी को भी देते हैं, 2 mg पर kg के हिसाब से बेबी को भी दिया जाता है डोज नेविरापाइन का, ठीक है, जिससे ट्रांसमिशन है उसको रोका जा सके। चलिए अगला जो सवाल है वो आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस इन टीबी इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस टू। ए है स्ट्रेप्टोमाइसिन, रिफाम्पिसिन एंड आइसोनियाजाइड, बी है स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड रिफाम्पिसिन, सी है आइसोनियाजाइड एंड रिफाम्पिसिन एंड डी है स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड आइसोनियाजाइड। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? जल्दी से आंसर पुट करेंगे। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस इन टीबी, उसके अंदर किस ड्रग के लिए रेजिस्टेंस हो जाता है? जल्दी से आंसर पुट करेंगे। व्हाट इज द करेक्ट वन? कपिल पाटीदार सी, रियल लाइफ सुपरस्टार बी, बराड़ ए, दीपाली सी, वृशाली सी, कोमल ए, विकास सांखला सी, हितेश रावत ए, ज्योत्सना बी। चलिए तो इसका जो सही आंसर होगा, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस के अंदर दो ड्रग आती है, आइसोनियाजाइड एंड रिफाम्पिसिन, ठीक है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस के अंदर, किसके अंदर? मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जो है उसके अंदर दो ड्रग्स आती हैं, आइसोनियाजाइड एंड रिफाम्पिसिन, और इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस जो यूज की जाती है वो होती है लीवोफ्लॉक्सासिन। कौन सी यूज की जाती है? लीवोफ्लॉक्सासिन यूज की जाती है जब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस हो जाता है उस टाइम पे। क्लियर है सबको? तो आपको याद होना चाहिए आइसोनियाजाइड एंड रिफाम्पिसिन, इन दो ड्रग का मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस के अंदर दो ड्रग आती हैं, आइसोनियाजाइड एंड रिफाम्पिसिन, और इसका अगर रेजिस्टेंस हो जाता है तो उसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है लीवोफ्लॉक्सासिन। क्लियर है सबको? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है। चलिए जल्दी से आंसर पुट करेंगे। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? विच टीबी इज मोर इन्फेक्शियस? ए है मेनिंजियल टीबी, बी है इंटेस्टाइनल टीबी एंड सी पल्मोनरी टीबी, डी स्पाइनल टीबी। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? जल्दी से आंसर पुट करेंगे। जल्दी से आंसर पुट करेंगे। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? कपिल पाटीदार सी, हितेश रावत सी, दीपाली सी, रुपिंदर कौर सी, कोमल सी, निकिता जैन सी, विकास सांखला सी, ज्योत्सना सी, रियल लाइफ सुपरस्टार सी, कीरत सी, रुपिंदर चाहल ए, बराड़ पल्मोनरी टीबी। चलिए सभी आंसर पुट करेंगे। चलिए तो सभी का आंसर है बिल्कुल सही जवाब दिया है। पल्मोनरी टीबी जो होती हैं ये सबसे ज्यादा इंफेक्शियस होती हैं, ठीक है। इसको एक्स्ट्रा
एक एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होती है, इन्फेक्शियस होती है। इसके अंदर आपको अगर पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन जो टीबी होती है वो किसके अंदर होती है, तो आपको बताना है लिम्फ नोड के अंदर। किसके अंदर? लिम्फ नोड के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है, लिम्फ नोड के अंदर मोस्ट कॉमन होती है। दूसरी बात करते हैं फीमेल के अंदर। फीमेल के अंदर जो टीबी होती है मोस्ट कॉमन होती है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। फैलोपियन ट्यूब के अंदर। क्लियर है? पल्मोनरी उसकी टीबी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो फीमेल के अंदर फैलोपियन ट्यूब के अंदर। उसके बाद बात करते हैं हम चिल्ड्रन के अंदर। चिल्ड्रन के अंदर जो मोस्ट टीबी होती है वो होती है मेनिंजियल टीबी। कौन सी? मेनिंजियल टीबी। और अगर कोई पर्सन है जो HIV पॉजिटिव है, ठीक है, HIV पॉजिटिव है और उसकी अगर क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो इसका रीजन भी ट्यूबरकुलोसिस होता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, पहले भी आ चुका है। HIV पॉजिटिव डेथ हो चुकी है तो उसका रीजन जो होता है वो भी ट्यूबरकुलोसिस होता है। ये इंपॉर्टेंट है। मोस्ट कॉमन टीबी लिम्फ नोड के अंदर, फीमेल के अंदर फैलोपियन ट्यूब के अंदर, और चिल्ड्रन के अंदर मेनिंजियल टीबी होती है। स्पाइन टीबी सभी को पता है, पोर्ट्स डिजीज भी बोलते हैं हम, पोर्ट्स टीबी या पोर्ट्स डिजीज भी बोलते हैं, पोर्ट्स टीबी भी उसको कहा जाता है। क्लियर है सबको? और मेनिंजियल टीबी सभी को पता है। क्लियर है? चलिए, तो मोस्ट इन्फेक्शियस टीबी जो होती है वो होती है पल्मोनरी टीबी होती है। इंटेस्टाइनल टीबी अपने आप में अलग होती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कुछ क्राइटेरिया जो आपको याद रखने हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगला जो सवाल है वो आपके सामने है, आप आंसर पुट करेंगे। चलिए, The Medical Termination of Pregnancy Act does not protect act of termination of pregnancy after. A है 20 वीक, B है 24 वीक, C 28 वीक एंड D 30 वीक। What is the correct answer? जल्दी से आंसर पुट करेंगे। What is the correct one? The medical termination of MTP के बारे में पूछा गया है, पहले पढ़ चुके हैं हम इसके बारे में। जल्दी से आंसर पुट करेंगे। कपिल पाटीदार बी, पूजा ए, रुपिंदर कौर ए, विकास सांखला बी। प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं इसके बारे में। जिसने भी क्लास देखी हो, ओबीजी की जो क्लासें हैं, तो वो ये क्वेश्चन गलत नहीं करेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। दीपाली सी, कीरत सी, हितेश रावत बी। चलिए, तो इसका जो करेक्ट जवाब है 20 वीक, जो भी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत जवाब है। पहले 20 वीक था, लेकिन अब जो है क्राइटेरिया चेंज हो गया है, 24 वीक इसका आंसर है। हम लोग पहले ओबीजी की क्लासेस जो हुई थी वहां पे मैंने अच्छे से आपको बताया था इसके बारे में, जो अबॉर्शन वगैरह होता है उससे रिलेशन, ठीक है। तो 24 वीक से पहले आप करवा सकते हैं क्या, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए लीगल है ये, ठीक है। 24 वीक से पहले, उसके बाद तो फिर ऑर्गन वगैरह डेवलपमेंट हो जाता है बेबी का, इसीलिए पॉसिबल नहीं होता है। 24 वीक के पहले करवाते हैं तो वो एमटीपी के अंदर काउंट होता है। और एमटीपी जो होती है, या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हो, या फिर मतलब कि कोई भी असॉल्ट वाला केस हो, ऐसी कंडीशन के अंदर की जाती हैं। और इसमें जो कंसर्न साइन करता है वो ना हस्बैंड साइन करेगा, ना उसके पेरेंट्स साइन करेंगे, जो भी वाइफ होगी, यानी कि जो जिसका टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो रहा है उसी लेडी जो है उसी को साइन करना होता है, तो ही वो वैलिड माना जाता है। यानी कि उसकी जो वाइफ होगी, जो मदर है, उसी के साइन जो होते हैं वो वैलिड माने जाते हैं। तो कभी भी क्वेश्चन पूछे आपको तो उसके की कंसर्न किससे लेना है, तो उस माँ से लेना है जिसका आप टर्मिनेशन जो हो रहा है, उसी माँ का कंसर्न लेना जरूरी है। क्लियर है सबको? तो आपको ये याद रखना है कि ये लीगल है एमटीपी 24 वीक से पहले, ठीक है। तो 24 वीक इसका क्राइटेरिया होता है,
पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अगला सवाल है आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन रिड्यूस द इफिकेसी ऑफ लो यूज ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल? ए है पेनिसिलिन, बी टेट्रासाइक्लिन, सी एम्पिसिलिन एंड डी रिफाम्पिसिन। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? जल्दी से आंसर पुट करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। जल्दी से आंसर पुट करिए आप। शिखा चौहान बी, कपिल पाटीदार डी, रुपिंदर कौर डी, जितने भी लाइव देख रहे हैं सभी आंसर पुट करेंगे। दीपाली डी, रुपिंदर चाहल डी, कीरत सी, हितेश रावत डी, वैभव मीना डी। चलिए तो जिसका भी जवाब डी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। रिफाम्पिसिन जो होती है वो, अगर कोई भी लेडी है वो रिफाम्पिसिन ले रही है तो उसको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं लेनी चाहिए, कोई अदर मेथड जो होते हैं वो यूज करना चाहिए। क्लियर है? नहीं तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। उसके बाद पेनिसिलिन सभी को पता है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजी थी, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है ये। टेट्रासाइक्लिन टीथ डिस्कलरेशन करती है, ठीक है, क्या करती है? टीथ डिस्कलरेशन, ठीक है। चलिए एम्पिसिलिन सभी को पता है एंटीबायोटिक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर है रिफाम्पिसिन। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं, सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। चलिए अगला जो सवाल है, प्रिवेंशन ऑफ रिस्क फैक्टर रिलेटेड टू अ डिजीज कंडीशन इज नोन एज। ए है प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन, बी प्राइमरी प्रिवेंशन, सी सेकेंडरी प्रिवेंशन, डी टर्शरी प्रिवेंशन। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है। प्रिवेंशन ऑफ रिस्क फैक्टर, उन रिस्क फैक्टर को ही हमें खत्म कर देना है, ठीक है, जो डिजीज को कॉज करने वाले हैं उनसे ही हमें बचाना है। जो डिजीज कंडीशन कॉज करने वाले हैं वो कौन से प्रिवेंशन के अंदर आएगा? निखिल पटेल ए, दीपाली ए, रुपिंदर चाहल ए। सभी आंसर पुट करेंगे। निकिता जैन ए, कपिल पाटीदार ए, यामिनी व्यास ए, शिखा चौहान ए, कीरत ए, कोमल ए, हितेश रावत ए, बराड़ ए, राकेश पाटीदार ए, ज्योत्सना ए, वैभव मीना ए। चलिए तो सभी ने सही जवाब दिया है। प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन बोलेंगे यानी कि डिजीज होने से पहले ही हमें रोक लेना है, ठीक है। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन देते हैं वो आता है प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर। ठीक है, उसके बाद आएगा सेकेंडरी प्रिवेंशन, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, उसके बाद टर्शरी प्रिवेंशन के अंदर आएगा रिहेबिलिटेशन। इम्यूनाइजेशन जो होता है वो प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आता है। इसका एग्जाम्पल है जितने भी इम्यूनाइजेशन हम लोग कराते हैं वो क्या करते हैं, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन देने के लिए कराते हैं, इसीलिए इम्यूनाइजेशन जो आएगा वो प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आता है। उसके बाद सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर जितने भी हम स्क्रीनिंग टेस्ट करवाते हैं, ठीक है, अर्ली डायग्नोसिस करके उसको ट्रीट करने के लिए, यानी कि अगर आपको कभी पूछे तो स्क्रीनिंग टेस्ट जो होंगे, ठीक है,
वो किसके अंदर आते हैं, सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर, और टर्शरी के अंदर रिहेबिलिटेशन आता है। क्लियर है सबको? इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेवल ऑफ प्रिवेंशन आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ आईयूडी इंसर्शन इज, ए है ब्लीडिंग, बी पेन, सी पैल्विक इंफेक्शन, डी एक्टोपिक प्रेगनेंसी। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? जल्दी से आंसर पुट करेंगे। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ इंट्रायूटेराइन डिवाइस, जल्दी से आंसर पुट करेंगे सभी। कपिल पाटीदार ए, कोमल ए, हितेश रावत ए, बराड़ ए, रुपिंदर कौर ए, कीरत ए, किरण पटेल ए, निकिता जैन, वृशाली, राकेश पाटीदार, विकास सांखला, रुपिंदर चाहल, दीपाली, सभी का ए जवाब आ रहा है। चलिए तो ए बिल्कुल सही जवाब है। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट जो होता है वो कौन सा होता है? ब्लीडिंग। और सेकंड मोस्ट कॉमन पूछे तो पेन होता है। क्लियर है सबको? याद होना चाहिए, पहला होता है ब्लीडिंग, सेकंड होता है पेन। सेकंड मोस्ट कॉमन पूछे तो पूजा ए। चलिए तो इसका सही जवाब है ब्लीडिंग, क्योंकि यहाँ पे हमें फर्स्ट सेकंड नहीं दे रखा, तो मोस्ट कॉमन पूछता है तो ब्लीडिंग लिखना है, सेकंड मोस्ट कॉमन पूछता है तो पेन लिखना है। क्लियर है सबको? चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसके अंदर अगला जो सवाल है वो आपके सामने है, द रिस्क ऑफ कोल्ड चेन फेलियर इज ग्रेटेस्ट एट, ए है रीजनल लेवल, बी डिस्ट्रिक्ट लेवल, सी पीएचसी लेवल एंड डी सब सेंटर एंड विलेज लेवल। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? पुट इट राइट आंसर। जल्दी से आंसर पुट करेंगे सभी। रिस्क ऑफ कोल्ड चेन फेलियर इज ग्रेटेस्ट एट, कपिल पाटीदार डी, रुपिंदर कौर डी, हितेश रावत डी, कोमल डी, हितेश रावत सब सेंटर, दीपाली डी, किरण पटेल डी, पूजा डी, निकिता जैन डी, वृशाली डी। शिखा चौहान डी। चलिए सभी का जवाब डी आ रहा है, बहुत अच्छा जवाब है। सब सेंटर और विलेज लेवल पे कोल्ड चेन की फेलियर जो होती है वो ज्यादा होती है। कोल्ड चेन की जैसे कि आपको पता होगी कि वैक्सीन कैरियर एंड डे कैरियर ये दो चीज होती है। वैक्सीन कैरियर जो होती है उसमें 4 आइस पैक्स होते हैं। जो आइस पैक्स होते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है। उसके बाद डे कैरियर जो होता है उसके अंदर होता है 2 आइस पैक। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। सब सेंटर और विलेज लेवल पर ये चीजें होती है, और इन तीनों लेवल पे होती हैं आइस लाइन रेफ्रिजरेटर। आइसलाइन रेफ्रिजरेटर होते हैं। ये आइसलाइन रेफ्रिजरेटर अगर लाइट है और 24 घंटे तक भी अगर लाइट नहीं रहती है तो भी उसको रख सकते हैं। क्लियर है? रीजनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और पीएचसी लेवल पर हम लोग रख सकते हैं। अगर 24 घंटे तक भी लाइट अवेलेबल नहीं होती है फिर भी ये वैक्सीन खराब नहीं होती है। अगर कोई भी वैक्सीन होती है उसका टेम्परेचर एक बार अगर डिस्टर्ब हो गया या फिर एक बार अगर उसके अंदर टेम्परेचर का ऊपर नीचे हो गया तो वो वापस रीयूजेबल कभी नहीं हो सकती है। ये चीज आपको याद रखनी है, इसलिए टेम्परेचर प्रॉपरली मेंटेन करके रखते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो सब सेंटर और विलेज लेवल पे कोल्ड चेन का फेलियर जो होता है वो ग्रेटेस्ट होता है। ये दोनों चीजें होती है, कोल्ड चेन और वैक्सीन कैरियर और डे कैरियर, ये दोनों अवेलेबल होती है सब सेंटर लेवल पे, विलेज लेवल पे, और ये तीनों इसके अंदर होता है आइस लाइन रेफ्रिजरेटर होता है। क्लियर है सबको? तो आपको ये याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से
बहुत इंपॉर्टेंट है, PHC, CHC, ये सारी चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ए 9 month old बेबी बोर्न टू HIV infected mother found ELISA positive. Which is correct interpretation of result by nurse to mother of a baby? A है baby is positive, B baby suffering to AIDS, C need to start ART, D use other diagnostic test to confirm. What is the correct answer? जल्दी से आंसर पुट करेंगे आप। सभी आंसर पुट करेंगे। शिखा चौहान डी, किरण पटेल डी, निकिता जैन डी, दीपाली डी, कपिल पाटीदार डी, पूजा डी, बराड़ डी, ओके, हितेश रावत डी। चलिए बहुत अच्छा जवाब है। अब क्योंकि एलिजा जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है अगर वो पॉजिटिव आता है तो वो कंफर्मेटिव टेस्ट है, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट करते हैं इसके लिए। कौन सा करते हैं? अगर ये पॉजिटिव आता है तो फिर फर्दर हम लोग जो भी आप लेना चाहो स्टेप वो ले सकते हो। तो डी इज द करेक्ट वन, यूज अदर डायग्नोस्टिक टेस्ट टू कंफर्म। ठीक है, अदर डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होते हैं, वेस्टर्न ब्लॉट इसका करेक्ट कंफर्मेटिव टेस्ट होता है फॉर ये HIV के लिए, तो वो हम यूज करते हैं। अगर एलिजा पॉजिटिव आता है तो क्लियर है, एकदम से उसको ये नहीं बोल देना है कि पॉजिटिव है या फिर ART स्टार्ट कर दो, ऐसे नहीं होता। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट करते हैं, तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है वो आपके सामने है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आप आंसर पुट करेंगे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रोल ऑफ द कम्युनिटी नर्स इन स्कूल हेल्थ प्रोग्राम एक्सेप्ट। चलिए ऑप्शन ए है असिस्ट इन स्कूल मेडिकल एग्जामिनेशन एंड फॉलो अप, बी है असिस्ट इन स्क्रीनिंग फिजिकल मेंटल एंड अदर स्पेशल एग्जामिनेशन ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल, सी है असिस्ट इन कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल एंड डी टू प्रोवाइड इम्यूनाइजेशन टू द चिल्ड्रन। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? स्कूल हेल्थ प्रोग्राम जो होता है उसमें कम्युनिटी नर्स के क्या क्या उसके रोल होते हैं, एक को छोड़ के। एक्सेप्ट वाला सवाल है, जल्दी से आंसर पुट करेंगे। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? किरण पटेल बी, शिखा चौहान ए, कपिल पाटीदार डी, यामिनी व्यास ए, विकास सांखला बी, पूजा बी, बराड़ डी, ज्योत्सना सी, कीरत सी, रुपिंदर चाहल सी, यामिनी व्यास सी, दीपाली ए। चलिए तो हम लोग बात करते हैं कि कम्युनिटी नर्स का क्या रोल होता है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के अंदर। क्लियर है? एक क्वेश्चन की तरफ ए ऑप्शन है असिस्टेंट स्कूल मेडिकल एग्जामिनेशन एंड फॉलो अप, ये करना है, मेडिकल एग्जामिनेशन करते हैं
ये कम्युनिटी नर्स का काम होता है। बी इसके अंदर आता है असिस्ट इन स्क्रीनिंग फिजिकल मेंटल एंड अदर स्पेशल एग्जामिनेशन ऑफ चिल्ड्रन। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के अंदर कम्युनिटी नर्स क्या करेगी, तो उसको बच्चे की स्क्रीनिंग करनी है फिजिकली मेंटली, ये सारे स्पेशल एग्जामिनेशन भी जो स्कूल के अंदर होते हैं बच्चों के लिए वो भी उसको करने होते हैं। तो ये तो करना है, ये भी करते हैं। सी असिस्ट इन कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल, कम्युनिटी नर्स है तो उसका काम है कि कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज, उन बच्चों के अंदर तो कोई कुछ भी ऐसी चीज नहीं है, वो सारी चीजें नोट डाउन करना, उसको कंट्रोल कैसे करना है, उसको असिस्ट करना, तो ये भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा है हमें, क्या पूछा है, एक्सेप्ट, कौन सा नहीं करता है, टू प्रोवाइड इम्यूनाइजेशन टू द चिल्ड्रन, तो ये कम्युनिटी नर्स का काम नहीं होता है। ये किसका काम होता है, ये आंगनवाड़ी वर्कर या फिर एएनएम जो होती हैं, ठीक है, सब सेंटर पे एएनएम जो होती हैं उनका ये काम होता है। क्लियर है? तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इम्यूनाइजेशन जो होता है बच्चों को वो कभी भी कम्युनिटी नर्स नहीं देगी, वो कौन देता है, एएनएम जो होती हैं उनके द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है बच्चों का मेडिकल एग्जामिनेशन, कम्युनिटी डिजीज के कंट्रोल के लिए क्या कर सकते हो, उसको असिस्ट करना, बच्चों जो भी चिल्ड्रन स्कूल हेल्थ के अंदर है तो वो स्क्रीनिंग वगैरह ये सारी चीजें कम्युनिटी नर्स करती हैं, लेकिन इम्यूनाइजेशन जो होता है वो कम्युनिटी नर्स कभी नहीं देती है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है। क्लियर है सबको? चलिए अगला जो सवाल है वो आपके सामने है, आप आंसर पुट करेंगे। क्वेश्चन है, बीसीजी वैक्सीन इज अवेलेबल इन पाउडर फॉर्म, इट इज रिकॉन्स्टिट्यूट विथ, ए है डिस्टिल वाटर, बी 5% डेक्सट्रोज, सी नॉर्मल सलाइन एंड डी रिंगल लैक्टेट सॉल्यूशन। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? जल्दी से आंसर पुट करेंगे सभी कि बीसीजी वैक्सीन पाउडर फॉर्म में आती है, उसको किससे डाइल्यूट किया जाता है। ये तो सभी का सही होना चाहिए था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कीरत यामिनी व्यास, ओके, हितेश रावत, रुपिंदर चाहल, किरण पटेल, पूजा, ज्योत्सना, विकास सांखला। चलिए, तो सभी का जवाब जो आ रहा है वो सी आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। बीसीजी हो तो क्या करना है, नॉर्मल सलाइन, मीजल्स हो तो डिस्टिल वाटर या स्टेराइल वाटर। ठीक है, मीजल्स को किससे करते हैं, डिस्टिल वाटर से करते हैं। क्लियर है सबको? तो आपको ये याद होना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए